नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सारांश क्लासेस पर। आशा है आप स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी निरंतर रूप से चल रही होगी, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। हमारा ये जो हम आए हैं इस सेशन को लेकर, हम सीईटी पर चर्चा करेंगे। जो विज्ञान जो एक विषय लगता है आपके सीईटी में, उस सीईटी के कुछ टॉपिक हैं साइंस के, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसी को लेकर हम आज आए हैं इस क्लास में। ये क्लास हमारी सीईटी स्पेशल होगी, तो उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं, उसी के ऊपर एक बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक लगता है वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। उसी पर हम बात करेंगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पर। सबसे पहले हम जो अध्याय फर्स्ट है, पहला अध्याय है, उसी पर ही हम बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की, कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, किसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इससे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। एक होता है आपका भौतिक, कुछ गुण होते हैं, वो होते हैं कि भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुणों में आपका आता है किसी वस्तु का आकार, उसकी अवस्था, उसकी ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके गलनांक और क्वथनांक, गलनांक, क्वथनांक, एक आकार के बाद में एक आमाप। ये जो होता है, ये सारे उसके क्या होते हैं, किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे परिवर्तन जिसमें इन गुणों में यदि परिवर्तन हो जाए, पदार्थ के यदि इन भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो ऐसा जो परिवर्तन होगा वो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इन गुणों में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब भौतिक परिवर्तन से संबंधित कुछ गुण हैं, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य नहीं है। ये प्रश्न एक सीईटी जो आपका 2024 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन दिया था कि निम्न में से कौन सा कथन भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य नहीं है, अर्थात भौतिक परिवर्तन के गुणों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये बात समझिए कि यदि पदार्थ की अवस्था, आकार, रंग, ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, गलनांक, क्वथनांक, इनमें यदि परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके कुछ गुण हैं। भौतिक परिवर्तन के गुण क्या क्या होंगे। भौतिक परिवर्तन के गुण में नंबर 1 आता है कि सबसे पहले तो पदार्थ के जो भौतिक गुण हैं, उन भौतिक गुणों में क्या होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। सबसे पहले तो कि भौतिक गुणों में क्या होगा, परिवर्तन, अर्थात इनमें क्या होगा, परिवर्तन। नंबर 2 बात, ये जो परिवर्तन होते हैं, ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं। उत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकार। उत्क्रमणीय प्रकार क्या होता है, ये परिवर्तन क्या होगा, उत्क्रमणीय परिवार का मतलब होता है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि यदि हम परिवर्तन के कारण को हटा दें तो हमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण के लिए हम देखें कि हमने जल को क्या किया,
जल को हमने गर्म किया और वो गर्म करने पर वो किस में परिवर्तित हो गया, वो वाष्प में परिवर्तित हो गया। अगर हम इस गर्म करने को, ये जो कारण है परिवर्तन का, इसको यदि हटा देंगे तो क्या होगा, या इसका विपरीत प्रक्रम हम कर देंगे तो पुनः हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाएगा, अर्थात वापस हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जल प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा जो परिवर्तन हो, या हम यहां लिख सकते हैं कि परिवर्तन का कारण हटा देने पर, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, ये उत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन हुआ। किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, उत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन हुआ। एक बात, अब एक बात और, एक गुण विशेषता और है कि इनमें या इस प्रकार के परिवर्तन में, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई भी नए पदार्थ का क्या नहीं होगा, इसमें निर्माण नहीं होगा, नया पदार्थ नहीं होगा। जैसे मान लो कि ये कोई, हम कह सकते हैं कि ये कोई लकड़ी का एक क्या है, टुकड़ा है, ये लकड़ी का एक क्या है, टुकड़ा है। मैं अगर इसको लकड़ी के टुकड़े को काट देता हूं तो लकड़ी के टुकड़े को काट देने पर, लकड़ी के टुकड़े को यदि काट दें तो कोई नए पदार्थ में परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है, केवल क्या हुआ, इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ, अर्थात इसका ये जो भौतिक गुण है, इस भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ है, ना तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूसरा उत्क्रमणीय प्रकार का, उत्क्रमणीय प्रकार का मतलब अगर मैं काटूंगा नहीं, परिवर्तन का कारण मैंने हटा दिया तो पुनः हमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें भी, ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक। और एक और इसकी बात हो सकती है, वो क्या हो सकती है कि ये जो परिवर्तन है, ये जो परिवर्तन है, ये कैसे होते हैं, ये परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है, अस्थायी है, कोई स्थायित्व तो नहीं है, ये अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी का मतलब कि जल है, जल से वाष्प बन गई, कारण हटा दिया हमने, वापस इसको ठंडा कर दिया तो पुनः हम क्या प्राप्त हो जाएगा, जल प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई स्थायित्व नहीं है कि जैसे लकड़ी को काटा, लकड़ी को काट दिया तो वो लकड़ी रहेगी, उसके कोई गुणों में परिवर्तन केवल लंबाई में होगा, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। इसी प्रकार यदि कागज को हम फाड़ दें तो कागज के फाड़ने पर कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है और वो अस्थायी है, वो कोई ये नहीं है कि भी कागज फट गया, हम उसको अगर उसको चिपकाना चाहें तो वो चिपक भी सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर जैसे मान लो, एक और उदाहरण ले सकते हैं हम कि हमने मान लो कि कोई गीली मिट्टी थी, कोई गीली मिट्टी थी और उस गीली मिट्टी से हमने क्या बनाया, कोई मान लो एक मूर्ति बना दी, गीली मिट्टी से हमने क्या बनाई, एक मूर्ति बनाई, ठीक है। अब इस मूर्ति को यदि हम तोड़ देंगे तो बताओ, गीली मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी की बनी हुई मूर्ति को यदि हम तोड़ दें तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो ये प्रश्न अगर पेपर में आ जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि गीली मिट्टी है, या जो मिट्टी थी जिसकी मूर्ति बनी हुई थी, यदि हम उस मूर्ति को तोड़ देंगे तो भी क्या रहेगा, मूर्ति का केवल आकार, मिट्टी के आकार में परिवर्तन हो गया, केवल उसकी और डायमेंशन परिवर्तित हुई है, डायमेंशन में चेंज हुआ है, लेकिन वो मिट्टी से मिट्टी रहेगी, मिट्टी से कोई लोहे का बुरादा नहीं बन गया, ना वो कोई चौक का पाउडर बन गया, उसके केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन हुआ है। तो ये जो परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन है और ये स्थायी नहीं है कि मिट्टी की मूर्ति को तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद वापस नहीं बना सकते, उस मिट्टी को वापस से गीला करके हम पुनः मूर्ति को बना सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन होंगे ये स्थायी नहीं है, ये
अस्थायी परिवर्तन होते हैं। ये चारों गुण याद जरूर कर लेना। इन चारों गुणों में से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। प्रश्न पूछता है इनमें से कि भौतिक गुणों में से कौन से जो गुण है या भौतिक परिवर्तन से संबंधित कौन से गुण हैं जो भौतिक गुणों को के लिए सत्य हैं या भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य हैं। तो ये बातें याद रख लेना कि अस्थायी होते हैं, नया पदार्थ बनता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, ये नाम नहीं देगा, उत्क्रमणीय नाम नहीं देगा, और ये यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा कि परिवर्तन का कारण हटा देने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। तो ये याद रख लेना कि कई बार उत्क्रमणीय नहीं देता है, ये वाली बात लिख कर दे देगा, तो आपको घबराना नहीं है। तो ये बात थी किसके संदर्भ में, भौतिक परिवर्तन के संदर्भ में। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन से इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो इनके उदाहरण पर यदि हम चर्चा करें तो देखें कि भौतिक परिवर्तन के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। उस पर यदि हम चर्चा करें तो देखें जरा कि क्या उसके उदाहरण होंगे, क्या हम बात कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लें कि क्या बातें होंगी, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखें कि उदाहरण सबसे पहले कि जब कोई भी पदार्थ को हम पानी में घोलते हैं या उसका विलयन बनाते हैं, वो विलयन हो सकता है चीनी का हो सकता है नमक का हो सकता है नींबू का हो, अर्थात पानी में जब हमने उसको घोला है या किसी और ऐसे पदार्थ में घोला है जिसमें वो घुल सकता है, तो ऐसा जो परिवर्तन होंगे वो सारे के सारे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होंगे। जैसे कि इसका अगर हम उदाहरण लें तो हम कह सकते हैं कि नमक व जल का विलयन, नमक व जल का विलयन, चीनी व जल का विलयन। या सीधा प्रश्न पूछ ले कि चीनी को जल में घोल दिया तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा, तो भौतिक परिवर्तन होगा। देखो जरा क्या है, भौतिक परिवर्तन हो सकता है क्या, नमक व जल का जो विलयन बनाया तो उनसे कोई नए पदार्थ का निर्माण हो गया, क्या नमक को हमने जल में घोल देने पर क्या उसकी गुणों में परिवर्तन हो गया, क्या वो घुलने पर मीठा हो गया, या चीनी को घोल देने पर क्या वो नमक की भांति कार्य करने लगा। ऐसा नहीं हुआ है, इनमें गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ। ये घुले तो विलयन जब बनेगा तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो विलयन बनते हैं या जब हम घोलते हैं तो वो विलयन या घुलना, किसी भी प्रकार घुलना भी लिख सकते हैं, घुलना, ये जो भी होंगे ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। एक उदाहरण और ले सकते हैं कि जैसे मान लो मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना भी आपका किस प्रकार का उदाहरण होगा, मोम का पिघलना भी आपका भौतिक परिवर्तन है। मोम को पिघला दिया तो वो पिघल जाएगा, उसके किसी भी सांचे में ढाल सकते हैं, वापस उसको ठंडा किया जा सकता है। तो अगर हम पिघली हुई अवस्था है तो उसको ठंडा कर देंगे, और ठंडा है तो उसको वापस पिघलाकर उसका आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन होगा। कोई नया पदार्थ नहीं बना है, पता है ना कि मोम अगर पिघल जाए तो कोई सोने का नहीं बन जाएगा कि मोम को पिघलाया और वो तुरंत क्या बन गया, सोने का बन गया, ऐसा नहीं होगा। तो मोम का पिघलना भी आपका किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। और क्या हो सकता है कि हम किसको भी पिघला सकते हैं, सोने को भी पिघला सकते हैं। पूछ लिया आपको प्रश्न कि सोना व लोहे का पिघलना भी, सोना व लोहे का पिघलना भी किस प्रकार का परिवर्तन है। तो ये दोनों ही परिवर्तन भी किस प्रकार के होंगे, भौतिक परिवर्तन होंगे। तो जब पिघल जाए कोई वस्तु तो वो पिघली हुई अवस्था, घी अगर मान लो पिघल गया तो घी पिघलकर ये तो है नहीं कि मोम बन जाएगा। तो बताओ जरा, घी का पिघलना भी आपका किस प्रकार का परिवर्तन है, घी का पिघलना भी आपका भौतिक परिवर्तन है। एक हो सकता है कि मान लो मैंने कोई ये एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और इस लकड़ी के टुकड़े को मैंने इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया, 3 भागों में काट दिया। तो ये बताओ कौन सा परिवर्तन होगा, लकड़ी का काटना किस प्रकार का परिवर्तन है, लकड़ी का काटना किस प्रकार का परिवर्तन है। मैं लिख देता हूं, लकड़ी का काटना, बताओ किस प्रकार का परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। अगर मैं लोहे की
लोहे की छड़ को काट दिया हमने, छड़ को काटना वो भी किस प्रकार का परिवर्तन होगा, लोहे की छड़ को काटना भी किस प्रकार का परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। लकड़ी के काटने से, लोहे के काट लेने से उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल लंबाई में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, परंतु उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। लेकिन कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, लकड़ी के कटने से कोई नया पदार्थ सोना नहीं बन रहा है, लोहे के काटने से कोई लकड़ी नहीं बन रही है, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका किस प्रकार का परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। एक यहां हम लिया कि मान लो मैंने कोई कागज लिया और उस कागज के टुकड़े को क्या कर दिया, फाड़ दिया, कागज को फाड़ना, कागज को फाड़ना, तो कागज को फाड़ना ये भी किस प्रकार का परिवर्तन होगा, कागज को फाड़ना भी आपका भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। तो जब कोई चीज फटती, कपड़े को फाड़ दिया, तो कपड़े को फाड़ देने से भी क्या होगा, कपड़े को फाड़ देने से कोई वो कागज बन जाएगा क्या, कागज नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कागज को फाड़ना या जब फाड़ दिया जाता है किसी चीज को, तो वो आपका किसके अंतर्गत आता है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। एक और बात, यदि किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जब किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो भी परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे क्या हो सकता है इसकी अवस्था में परिवर्तन, कि हमने मान लो कि ये कोई ठोस अवस्था है, कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था है, इसको हमने गर्म किया, इसको हमने जब तापमान पर गर्म किया तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इसको जब वापस से ठंडा करेंगे तो पुनः किसमें बदल जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है तो इस प्रक्रिया को संगलन की प्रक्रिया कहते हैं। ये प्रक्रिया आपकी संगलन की प्रक्रिया कहलाती है। और जब कोई पदार्थ ठंडा होकर द्रव से ठोस में बदलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, हिमन या फिर जमना कहते हैं। तो जमना हो चाहे वो संगलन हो। इसी प्रकार हम और एक और कर सकते हैं कि कोई द्रव है, द्रव को गर्म किया और गर्म करने पर ये किसमें बदल गया, वाष्प में बदल गया, किसमें, गैस या वाष्प में बदल गया। और वापस से इसको जब संघनित किया तो या इसको वापस से ठंडा किया तो ये क्या बन गया, वापस से द्रव बन गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जल का वाष्पीकरण होना या फिर गैस का संघनन होना भी आपका किस प्रकार का परिवर्तन होगा, ये भी आपका किस प्रकार का परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक इसी प्रकार एक प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। एक प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई भी जो ठोस होता है वो सीधे ही किसमें बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। और जब गैस ठोस द्रव में परिवर्तित नहीं हुआ है, वो सीधा ही किसमें परिवर्तित हो गया, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया। अगर इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण हो सकता है एकता, कि आपने कपूर देखा होगा। कपूर में क्या होता है, कपूर को जब हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वो कपूर धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो जाता है, उड़ जाता है। वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, उड़ जाता है। तो कपूर की गोलियां, नौसादर की गोलियां, नेफ्थलीन की गोलियां, और एक होता है आपका शुष्क, एक आपका होता है शुष्क, यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं, या चलो यही लिख देंगे। एक होता है शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई CO2 बोलते हैं या शुष्क बर्फ भी बोलते हैं हम। वो भी आपका क्या हो जाती है, किसमें परिवर्तित हो जाएगी, वो भी उड़ जाएगी। तो वो ठोस से सीधा ही किसमें परिवर्तित हो जाती है, गैस में परिवर्तित हो जाती है। जब कोई पदार्थ क्या होता है, ठोस से सीधा ही द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैस में परिवर्तित हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। तो ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया होगी, निक्षेपण की जो प्रक्रिया होगी, वो सब आपकी किसके अंतर्गत आती है, वो इसी के अंतर्गत आती है। और क्या हो सकता है कि
यहां पर मैंने एक एल्यूमिनियम की क्या ली, कोई एल्यूमिनियम की क्या लिख देता हूं, चलो दूसरा एल्यूमिनियम या फिर लोहा मान लो, एल्यूमिनियम या लोहा को जब पीटते हैं, को पीटना, ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है? जब हम लोहे को या एल्यूमिनियम के सीट को पीटेंगे तो पीट कर उसकी बड़ी क्या बना लेंगे, एक चादर बना लेंगे, एक सीट बना लेंगे। या ये भी प्रश्न आ सकता है, शायद आया हुआ भी है, कि एल्यूमिनियम को जब हम पीटते हैं तो एल्यूमिनियम को पीट कर उसकी फॉइल बना लेना, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। एल्यूमिनियम को पीट सकते हैं हम, और लोहे को भी हम क्या कर सकते हैं, पीट कर उसकी पतली चादर के रूप में उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो जब हम किसी चीज को पीटते हैं तो वो पीटना भी आपका किसके अंतर्गत आता है? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। एक और उदाहरण अगर लेना चाहें तो हम कह सकते हैं, तो आघात वर्धनीयता, जैसा कि हमने पढ़ा है, आघात वर्धनीयता का गुण, और एक गुण होता है तन्यता का गुण। ये दो गुण हैं जो धातुओं के गुण धर्मों में आते हैं। आघात वर्धनीयता का अर्थ होता है कि पीट कर पतली चादर बनाई जा सके, या धातुओं को खींचकर पतले तारों के रूप में परिवर्तित कर दें। तो ये अगर कोई गुण दर्शाता है तो इसका मतलब भी वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आएगा। वो किसके अंतर्गत आएगा? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत? भौतिक परिवर्तन। और क्या उदाहरण ले सकते हैं हम? और क्या उदाहरण ले सकते हो जाएंगे हमारे? एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि यहां लिख देता हूं मैं एक उदाहरण के रूप में। एक और उदाहरण क्या ले सकते हैं हम? एक उदाहरण ले सकते हैं हम क्रिस्टलीकरण का। किसका? क्रिस्टलीकरण का। जो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होगी, वो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया भी आपका किसके अंतर्गत आएगा? क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया होगी वो भी आपकी किसके अंतर्गत आएगी? क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया भी आपका किसके अंतर्गत आता है? भौतिक परिवर्तन। क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? कि मान लो जब कोई पदार्थ है, तो जब किसी पदार्थ का जो विलयन होता है, उस विलयन में से शुद्ध और बड़े आकार के जब हम क्रिस्टल प्राप्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। जैसे मान लो कि नमक है, ये कोई नमक है, ये कोई विलयन बना हुआ है, और इस विलयन में क्या हमने डाल रखा है? किसको घोला हुआ है? NaCl को घोला हुआ है, नमक को घोला हुआ है। जब इसको नमक को बोलते हैं, तो ये जो नमक का विलयन होगा, इस नमक के विलयन से जब हम इस NaCl के क्या प्राप्त करेंगे? क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। ठोस और बड़े आकार के जब हम क्रिस्टल प्राप्त करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। और ये इस क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया में आप बताओ जरा, कोई नया पदार्थ बनाया क्या? नमक है, नमक ही बना है, बस नमक घुला हुआ था पहले, अब हमने उसके क्या प्राप्त कर लिए? क्रिस्टलों के रूप में हमने उसको प्राप्त कर लिया, ठोस कण उसके प्राप्त कर लिए। तो ये प्रक्रिया भी आपकी जो क्रिस्टलीकरण है, ये भी किसके अंतर्गत आती है? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। एक और हो सकता है कि जब हम लोहे को चुंबक बनाना, ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है? लोहे का चुंबक बन गया। जब उसको लोहे के क्षेत्र से हटा लेंगे तो चुंबक के क्षेत्र से हटा लेंगे उस लोहे को, मान लो कि ये यहाँ पर इसको हमने N और S दो बड़े भारी चुंबकीय क्षेत्रों वाले जो ध्रुव उनके बीच में यहाँ हमने किसी एक लोहे को रख रखा है। तो जब ये क्षेत्र होगा तो ये लोहा है वो चुंबक की भांति कार्य करेगा। जैसे ही हमने इस क्षेत्र को हटा दिया, ये वापस से अपनी लोहे वाली अवस्था में आ जाएगा, अर्थात चुंबकीय गुण इसके क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। अर्थात इसमें भी कोई नए हम कह सकते हैं नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये सारे जो उदाहरण हैं, ये सारे उदाहरण हमने देखे, ये सारे उदाहरण आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे उदाहरण आपके भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। एक और उदाहरण ले सकता हूं कि केले को छीलकर खाना। तो बताओ, केले को जब छीला है तो केले का छीलना किस प्रकार का परिवर्तन है? केले का छीलना भी आपका किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। आप बताएं, सलाद को हमने काट लिया, सब्जी को हमने काट लिया, तो सब्जी और सलाद को काटना बताओ किस प्रकार का परिवर्तन है? सलाद और सब्जी को काटना भी किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कोई नए पदार्थ का निर्माण इसमें नहीं हो रहा है। और क्या उदाहरण हम देख सकते हैं? और एक उदाहरण ये देख सकते हैं कि मान लो कोई ये लोहा है, ये क्या है? एक
लोहा है। इस लोहे की वस्तु को हमने क्या कर दिया, इस लोहे की वस्तु को हमने गर्म किया और गर्म करने के बाद ये रक्त हो गया, इसके रंग में क्या हो गया, परिवर्तित, ये लाल रंग का हो गया। थोड़ी देर बाद ये वापस से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो वो अपने उसी अवस्था में उसी रंग में आ जाता है। तो जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं और गर्म करने पर उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, तो ये भी परिवर्तन क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। लेकिन लोहे को गर्म करने पर क्या उसके कोई गुणों में परिवर्तन हुआ है, केवल रंग में परिवर्तन हुआ और बाद में वापस ठंडा होने पर वापस क्या हो जाएगा, उसी रंग में आ जाता है। तो लोहे को रक्त तप्त करना भी किस प्रकार का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। गेहूं को हम पीस लेते हैं, तो पीस कर उसका आटा बना लेते हैं, तो गेहूं का पीसना भी आपका बताओ किस प्रकार का हो जाएगा, बताओ। गेहूं को जब हमने पीसा और उसका आटा बन गया, तो क्या उसके परिवर्तन हुआ है, केवल उसकी जो अवस्था थी उसमें हम कह सकते हैं, या जो कण थे उसके वो पहले मोटे कण थे और क्या हो गया, उसके कणों का चूरा हो गया, चूर्ण हो गया, तो वो भी आपका किस प्रकार का परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये सारे के सारे उदाहरण हमने देखे, ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं, भौतिक परिवर्तन के हैं। किसके हैं, भौतिक परिवर्तन के। कल हम रासायनिक परिवर्तन और उससे संबंधित कुछ उदाहरण लेकर आएंगे और फिर देखेंगे कि जो दिशा है या कोई और पीवाईक्यू की कोई भी बुक हो सकती है, उस बुक का हम जो पीवाईक्यू जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका भी व्याख्या सहित हल करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, सूचनाएं आप तक पहुंच जाए, और ये बातें अगर अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए और अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को भी इसके बारे में जरूर अवगत कराएं कि ये हमारी क्लास चल रही है साइंस की। तो आज के लिए इतना ही। आगे वाली जो सीरीज रहेगी ये लगातार हमारी चलती रहेगी, कोशिश हम करते रहेंगे, तो इसी को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।